हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ जो शुरू तो एक सिंपल चोरी से होता है लेकिन आगे चलकर दिमाग हिला देता है। नाम है एज यू स्टूड बाय और इसके पहले एपिसोड में क्या हुआ चलिए देखते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत में दो दोस्तों को एक साथ ड्राइव पर जाते हुए देखते हैं। जो यूनसू गाड़ी चला रही होती जबकि हीसू के चेहरे पर चोटों के निशान दिखाई देते हैं। फिर सीन एक सामान्य दिन पर कट होता है। हीसू का प्लान होता है कि यूनसू से मॉल में मिलेगी जहां यूनसू काम करती है ताकि दोनों एक साथ में लंच कर सके। लेकिन आखिरी पल में हीसू मिलने का प्लान कैंसिल कर देती है जबकि वो खुद पहले से ही मॉल में मौजूद होती है। यूनसू कस्टमर को घड़ी दिखाती है और वहीं पर ही एक आदमी खड़ा हुआ यूनसू को ध्यान से देखता है। यूनसू की नजर उस पर पड़ती है। उस आदमी का नाम होता है सोबैक। यूनसू उसको कहती है कि क्या आप घड़ी पहनना चाहोगे। यूनसू उसे प्रीमियम कलेक्शन की घड़ी दिखाती है जिसमें 90 हीरे होते हैं। यूनसू सोबैक को हीरे की घड़ी उसके हाथ में बांधकर दिखाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हीरो वाली घड़ी होती है वो चोरी हो जाती है। यूनसू कैमरे में देखती है कि सोबैक ने वही घड़ी अपने हाथ में डालकर रखी हुई थी। यूनसू उसे ढूंढने उसके वर्क प्लेस एक चाइनीज मार्केट तक पहुंच जाती है और पूरा दिन उसका पीछा करते हुए उससे जवाब मांगती रहती है। सोबैक कहता है कि वो घड़ी उसने किसी को दी है तोहफे के तौर पर। अगर उसको यह घड़ी पसंद आ जाती है तो वह उसे खरीद लेगा, अगर पसंद नहीं आती है तो वह घड़ी वापस कर देगा। रात हो जाती है लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती। सोबैक यूनसू को घड़ी वापस लौटा देता है। यूनसू की नजर घड़ी के एक स्ट्रैप पर लगे छोटे से खरोच पर पड़ती है और वो सोबैक को समझाती है कि उसे एटलीस्ट नया स्ट्रैप तो खरीद लेना चाहिए। पूरी बातचीत के दौरान यूनसू बेहद शांत और समझदार रवैया अपनाती है। सोबैक जो भी कहता है वो धैर्य से सुनती है और समझदारी से जवाब देती है। धीरे धीरे दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और गेम खेलते हैं। सोबैक यूनसू को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देता है लेकिन यूनसू यह प्रस्ताव ठुकरा देती है। अगले दिन यूनसू अपने काम पर लौटती है जहाँ उसकी मुलाकात हीसू के पति से होती है। वो अक्सर अपनी पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीदता है ताकि उसे सरप्राइज दे सके, लेकिन यूनसू को ये बात अजीब लगती है क्योंकि वो जानती है कि हीसू को सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद सीन में एक वीआईपी कस्टमर मिसिस कोंग आती है जो यूनसू से हेल्प मांगती है। वो बताती है कि उनके पति ने उसे बुरी तरह से पीटा है और ये सुनकर यूनसू हैरान और सदमे में रह जाती है। लेकिन यूनसू के कुछ करने से पहले मिस्टर क्वान जो कांग के पति थे वहां पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती अपनी पत्नी को साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अपनी चुप्पी बनाए रखने के बदले में मिस्टर क्वान यूनसू के नाम पर 500 गिफ्ट्स खरीद लेते हैं ताकि वो इन्हें इनाम दे सके। लेकिन यूनसू इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। शाम को वो अपनी जियो जुत्सु क्लास में जाकर अपना गुस्सा और तनाव निकालती है जैसे वो उस दिन की सारी बेचैनी और गुस्सा लड़ाई के हर मूव में बहा रही हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक कम उम्र की यूनसू और उसके भाई को एक कमरे में छिपे हुए देखते हैं। उस पल से हमें पता चलता है कि यूनसू को दरवाजे की आवाज से गहरा ट्रॉमा है, जैसे वो किसी पुराने दर्दनाक याद से जुड़ी हुई हो। फिर कहानी मिसिस जो के जन्मदिन पर पहुंचती है। भले ही यूनसू और उसका भाई दोनों बहुत व्यस्त हो लेकिन फिर भी वो अपने माँ के जन्मदिन पर घर आने का वादा निभाते हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि मिस्टर जो अपनी पत्नी को मारते और पीटते थे और सिर्फ यूनो के जो यूनसू का भाई है एक ऐसा इंसान है जो अपने पिता को कुछ देर के लिए शांत कर सकता है। लेकिन उसी रात एक मामूली बात पर मिस्टर जो भड़क उठते हैं और मिसिस जो को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। डर के मारे यूनसू का भाई घर से भाग जाता है जबकि यूनसू हिम्मत जुटाकर अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन मिसिस जो रोते हुए उससे विनती करती है कि वो चुप हो जाए क्योंकि जैसे जैसे यूनसू बोलती है मिस्टर जो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जिसमें यूनसू शराब पीकर नशे में धुत हो जाती है और सोबैक उसे उसके घर पर छोड़कर आता है। अगले दिन यूनसू को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक चाइनीज वर्कर दिखता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि वो हीसू के पति जैसा दिखता है, लेकिन वो आदमी उसे पहचानने से इनकार कर देता है जिससे यूनसू कंफ्यूज और बेचैन हो जाती है। थोड़ी देर बाद यूनसू के भाई को पता चलता है कि यूनसू अपने पिता की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश कर रही थी। वो
अपनी बहन से माफी मांगता है कि मैंने अब तक उसका दर्द साझा नहीं किया और अब वह फैसला करता है कि वो घर में आकर अपनी माँ की सुरक्षा करेगा। रात को यूनसू सोबैक को पैसा लौटाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि बस एक साथ खाना खा लेते हैं। खाने के दौरान वो नोटिस करता है कि यूनसू उदास और चुपचाप बैठी है। वो मजाक में कहता है, अगर तुम्हें अपने अतीत से बाहर निकलना है तो अंदर के पागलपन को बाहर निकालो। उसी वक्त टीवी पर खबर आती है कि मिसिज कैंग ने अपनी पति के गाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। सीसीटीवी फुटेज में वही कपड़े दिखते हैं जो उन्होंने उसी दिन पहने थे जिस दिन वो यूनसू से मदद मांगने आई थी। यह सब देखकर यूसू हिल जाती है और उसका मन डर और पछतावे से भर जाता है। वो अपनी माँ और हीसू दोनों को कॉल करती है। उसकी माँ सुरक्षित होती है, लेकिन हीसू फोन नहीं उठाती। घबराहट में यूनसू दौड़ पड़ती है, जबकि पीछे से सोबैक आधे मजाक में कहता है, औरत को खुद को नहीं मारना चाहिए, उन्हें उन मर्दों को खत्म करना चाहिए जो उन्हें सताते हैं। यूनसू उस बात पर ध्यान नहीं देती, वो बस समय पर पहुंच जाती है। यूनसू वहां पर जाकर देखती है कि हीसू मरने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूनसू उसको बचा लेती है। हीसू जोर जोर से रोने लगती है। वो टूटे हुए दिल से कहती है, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन अपने तरीके से, अपने पति के हाथों से नहीं। उसकी आंखों में डर, दर्द और थकान सब साफ झलकते हैं। वह अब इस दुनिया से छुटकारा चाहती थी। ये सुनकर यूनसू के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हीसू का हाथ पकड़कर और गुस्से में उसे कहती है, अगर वो तुम्हें मारना चाहता है तो अब हम उसे मारेंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।